दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। 2005 के पहले के हालात जिसकी मैं आज के इस कार्यक्रम में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा काफिला निकल चुका है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसकी पूर्व की जो विपक्ष की सरकारें रही है, बिहार को कहीं न कहीं दोहन करने का काम किया। जब सारी चीजें ध्वस्त हो जाती है तो फिर एक पुनर्निर्माण शुरू हुआ, जो हमारी एनडीए की सरकार 2005 से शुरू किया। और श्री लालू प्रसाद जी का तो परिवार ही पार्टी है, वहाँ फैमिली पैकेज है। दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि उनको रिजाइन करना चाहिए? नहीं, देखिए, आरोप तो लगाना बहुत आसान है, ये आरोप चुनाव के समय ही क्यों लग रहे हैं। और तारकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत TV9 डिजिटल के बिहार बैठक के इस मंच पर। मैं सीमांचल की राजनीति, आपकी राजनीति पर आऊं, सवाल करूं उससे पहले एक बुनियादी सवाल मेरा है और दो लाइनों से, शाहब जाफरी की दो लाइनों से मैं शुरू करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा शुरुआत में ही आपको लगे कि बड़ा तीखा सवाल पूछ रहा हूं। दो लाइन वो ये है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कहां लुटा। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। बिहार को हम जब देखते हैं, आपको क्या लगता है कि बाकी राज्यों के बनिस्बत बिहार पीछे क्यों छूट गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, विकास के पैमाने पर और तमाम उन पहलुओं पर। आप देखिए, पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे है। देखिए, दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। 2005 के पहले के हालात जिसकी मैं आज के इस कार्यक्रम में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा काफिला निकल चुका है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। और 2005 के बाद के बिहार को देखेंगे तो धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन बिहार में बुनियादी क्षेत्रों में हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आज़ादी के बाद जो अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद निर्वाचित सरकारें बनी, अलग अलग दलों की सरकारें बनी, सबों ने बिहार के लिए अपने दृष्टि से कुछ न कुछ बेहतर सोचा होगा। कुछ कालखंडों की जिसकी मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी फहरिस्त है विकास की, एक लंबी गाथा की, कि मैं अपनी ही लंबी गाथा को आज के इस कार्यक्रम में समेटना मेरे लिए कठिन है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2005 के बिहार के जो हालात हैं, वो बुनियादी और आधारभूत संरचना के साथ साथ, और अब जो मानव संसाधन है, लोग कहते थे कि बिहार बटा, तब बिहार के पास क्या बचा? बिहार के पास पानी है, मानव संसाधन है। तो आपने देखा होगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार एक एक व्यक्ति की चिंता की। इसके पहले की भी सरकार ने काम किया, मैं किसी का आलोचना करने के लिए आपके इस मंच पर नहीं बैठा हूं, लेकिन जो हमारा मानव संसाधन है, जो हमारी ताकत है, और हम लोग गाहे बगाहे सुनते भी रहते हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर उस राज्य के विकास के लिए बेहतर करते हैं, फिर अपने परिवार के लिए, और फिर जब परिवार की बात होती है तो राज्य भी आगे बढ़ता है, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है तो राज्य कहीं न कहीं बेहतर होता है। लेकिन आप देखेंगे कि एक एक व्यक्ति के लिए हमारी सरकार ने चिंता की। हमारी जो आधी आबादी है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, उस क्षेत्र में मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में नियमित जाता हूं और वहाँ जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं कभी हम लोग के सामने नहीं आती थी, लेकिन जीविका दीदी आज हम लोग से राज्य के मामले में, अपने विकास के मामले में आज हम लोग से बात करती है, संवाद करती है। इसलिए हमारा काफिला चल पड़ा है जी, और यह काफिला कभी नहीं ठहरेगा। विकसित भारत का जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है सर, विकसित, एक मिनट मैं इसको समाप्त कर लेता हूं, कि विकसित भारत तभी होगा जब विकसित बिहार, या जो हमारा जो एक संघीय ढांचा है देश का, जो अलग अलग जो राज्य है, जब वो भी एक विकसित राज्य के श्रेणी में आएंगे, तब हम एक विकसित भारत की सिद्धि तक पहुंचेंगे। इसलिए विकसित
भारत के निर्माण और उसके आगे भी हमारा जो यह काफिला है वो चलता रहेगा। आप पे ये आरोप इसलिए लगता है, आप पे नहीं, आपकी सरकार पे, बीजेपी और जदयू सरकार पे यह आरोप लगता है कि विकास का जो दर है, जो स्पीड है, जो होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, विकास की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन अभी जितनी बार आता है कोई भी पैमाना आता है उसमें बिहार ही सबसे पीछे दिखता है। और आरोप जो आपके यहाँ नई पार्टियां कुछ आई जैसे जनसुराज है या खुद आरजेडी के भी आरोप है कि ये पिछड़ापन हो भी क्यों न, आपके यहाँ पैसे कम आते हैं, शराबबंदी जो है उससे नुकसान है ऐसा जनसुराज कहती है, फैक्ट्रियां कम हैं, व्यवसाय कम है, पलायन बहुत ज़्यादा है, इस तरीके के आरोप आपके विपक्ष के लोग लगाते हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे 2020 में, क्या ऐसा स्पेशल किया जा रहा है बिहार में जो एक भरोसा ये दिखाया जाए कि हम 2030 में ही सही, आज के 5 साल बाद ही सही, एक स्थिति आए कि हम कम से कम 10वां राज्य तो बने, सबसे पीछे क्यों? नहीं, देखिए अभी आपने बात करी उद्योग की, तो एक बात निश्चित तौर पर हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी बिहार से हैं, बिहार और एक विकसित राज्य हो इसके भी एक पीड़ा है, इसलिए इस प्रकार के सवाल कहीं न कहीं आपके भी जेहन में निश्चित तौर पर तैर रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि हर राज्य की अपनी एक स्थिति होती है, उसका अपना एक मिजाज होता है। हर राज्य में आप उद्योग खड़ा नहीं कर सकते, हर राज्य में आप खेती पर निर्भर नहीं हो सकते। कोई राज्य फल उत्पादन में आगे है, कोई राज्य पर्यटन में आगे है, कोई राज्य उद्योग में आगे है। तो बिहार में मैंने आपको कहा कि बिहार में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कृषि उत्पाद, खास करके आप जिस सीमांचल में आज यह कार्यक्रम चल रहा है उस सीमांचल में खास करके कटिहार में आपका मक्का, केला, मखाना, ये कृषि उत्पाद का 1, 2, 3 इस प्रकार की फसलें हैं जो उत्पादन में सबसे आगे हैं। और आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में मक्का का उत्पादन है तो स्टार्च का कारखाना परवेज़गंज में खुला है। आपने देखा कि मक्का का उत्पादन बेहतर हो रहा है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी कटिहार का कार्यक्रम बनाई थी और परिहार कारण से वो टला है, लेकिन वो आएंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो सरकार ने गठन किया उसकी अधिसूचना भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्णिया आगमन के पूर्व हो चुका है। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भी स्थापना बिहार में होने जा रही है, इस क्षेत्र में होने जा रही है। तो कहीं न कहीं बोर्ड के जो कार्य हैं उसमें मखाना के क्षेत्र को एक बड़ा अच्छा बैक मिलेगा। तो आप देख सकते हैं केला भी लगातार दूसरे राज्यों में जाता रहा है। और आप जिस पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आज ये पलायन की रफ्तार जो बनी रही तो उसके पीछे क्या कारण है। 2005 के पहले परिवारवाद से के कारण सारा बिहार का विकास कहीं न कहीं सिमट गया था। उसके पूर्व जो अन्य दलों की सरकारें थी वो फिर अपने राजनीतिक हित के लिए काम करते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। आज योजना आयोग के बदले में नीति आयोग का गठन हुआ और नीति आयोग जो मानव संसाधन है उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके जो और पैमाने हैं, जो किसी भी एक के जो राज्य का या देश का नागरिक है वो उसके द्वारा कैसे अपने को बेहतर करे। सर फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग सकती? आपने जैसे इतना सारा जवाब दिया, आपने बहुत सारी चीजें बताई, ये योजनाओं का लागू होना एक अलग चीज है। हमारे पास इतना पैसा हो कि पूर्णिया में भी बड़ी बिल्डिंग्स बने, अपार्टमेंट्स बने, लोग नौकरी करने आए, भागलपुर हो या आप बेगूसराय जाएं, किसी भी शहर में, शहर का एक जो स्ट्रक्चर है वहां पे लोग बाहर से आए, नहीं बाहर से आए तो अपने बिहार का आदमी रोजगार पाए। क्यों फैक्ट्रियां नहीं लग पाती? आपने देखा होगा कि स्थितियां तो बदली है, अब बिहार लोग आना चाह रहे हैं। मैं तो जब वित्त मंत्री था तो उसमें इन्वेस्टर्स मीट किया था दिल्ली में, उसमें लुलू से लेकर आईटीसी से लेकर सभी बड़े घराने उपस्थित हुए थे। और आपने देखा कि अभी जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका बॉटलिंग प्लांट लगा, एथनॉल के कारखाने लगने प्रारंभ हुए। आपके पूर्णिया जिला में
एथनॉल का कारखाना चल रहा है। तो देखिए, मेरा कहना है कि मैं बहुत सीधे उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं मौलिक तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इन सारे चीज़ों में बेहतर करने का काम किया। आपने देखा कि इसके पहले गंगा पर मात्र 4 पुल थे, आज 14 थे, और 15वां माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजेंद्र सेतु के समानांतर एक पुल का शुभारंभ किया। आज आपके पूर्णिया तक आने के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है, उसकी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आपने देखा कि कटिहार, पूर्णिया, कटिहार, नारायणपुर आज 4 लेन बन गया। आज मनिहारी और साहबगंज के बीच में गंगा पर गंगा पुल बन रहा है। कभी आप सुनते होंगे कि मात्र 13 राजकीय पॉलिटेक्निक थे, आज पॉलिटेक्निक की संख्या बढ़कर कई गुना हो गई है। लेकिन पटना से जब हम आ रहे थे, पूरा थोड़ा सा इसमें मैं पूरा कर देता हूँ। आप कभी देखते थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज कितने थे? बहुत कम मेडिकल कॉलेज थे। और देखिए, आज फिर 7 की घोषणा हुई, जिसमें कटिहार और किशनगंज है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज चल रहा है। पहले मात्र मुझे लगता है कि 6 मेडिकल कॉलेज मात्र बिहार में थी। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। तो आप देखेंगे कि कितना एक मौलिक परिवर्तन आया है। यहाँ आधारभूत संरचना ही नहीं थी। आप तो फैक्ट्री की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ आधारभूत संरचना को, इसकी पूर्व की जो विपक्ष की सरकारें रही है, बिहार को कहीं न कहीं दोहन करने का काम किया जी। अन्यथा ये गौतम बुद्ध का बिहार है, ये महावीर का बिहार है, ये चाणक्य का बिहार है। कॉलेजों में पढ़ाइयाँ नहीं होती थी, विश्वविद्यालय में जो पूर्व में थे उतना ही थे। हम लोगों ने विश्वविद्यालय खोला, हम लोगों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली, हम लोगों ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली। कभी यहाँ खेल के नाम पर सिर्फ फुटबॉल हुआ करता था। हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरे ही काल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई। आज राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। आप पटना में जाकर देखें, आज मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज खेल के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इस पर सर कुछ और सवाल है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि जब सारी चीजें ध्वस्त हो जाती है तो फिर एक पुनर्निर्माण शुरू हुआ, जो हमारी एनडीए की सरकार 2005 से शुरू किया, और मैं उसका साक्षी रहा हूं। वित्त मंत्री के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस पूरे क्षेत्र में, पूर्णिया में आप भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई। किशनगंज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज एवं फिशरीज कॉलेज की स्थापना हुई। आज एक पूर्णिया में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक साथ हम लोगों ने मुंगेर और पूर्णिया में विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देखिए, जब चीज़ें ध्वस्त हो जाती है तो उसका पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है आज ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारा बिहार विकसित बिहार के लिए तैयार हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। बहुत बेसिक सवाल है सर कि भाई जो रिशेपिंग और रीडेवलपिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें इतना समय क्यों है, लेकिन इस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी विपक्ष का आपने जिक्र किया था, रोहिणी आचार्य जो एक बगावती रुख आरजेडी में जिन्होंने अपनाया हुआ है, संजय यादव के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, श्री लालू प्रसाद जी का तो परिवार ही पार्टी है, वहाँ फैमिली पैकेज है। उस पैकेज में कौन इन करेंगे, कौन आउट होंगे। एक बेटा आउट है, फिर अब बहन का एंट्री हो रहा है, फिर संजय यादव जी आयातित किए गए हैं, फिर उनका लगता है कि वो आउट होंगे। तो उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है। देखिए, हम लोग जिस एक विकसित बिहार और एक बेहतर बिहार की बात करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। इसीलिए क्योंकि आपकी प्रोफाइल वित्त मंत्री की रही है, परिवार डिप्टी बात सीएम नहीं की रही है। ना हमारे प्रधानमंत्री जी, ना मुख्यमंत्री जी, ना हमारे ऐसे कार्यकर्ता परिवारवाद के पोषक नहीं है। मेरे बाद आप देख लीजिएगा, मेरे परिवार से एक भी व्यक्ति राजनीति में नहीं जाएगा। हम लोग समर्पण और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए आए हैं, ना कि अपने परिवार पे परिवार और कुनबे को एक सवाल परिवार पे,
आप पे 2021 में एक आरोप लगा था, नल जल योजना, जिसमें जल पहुंचना था, देखिए- लोगों ने आरोप लगाया। देखिए वो तो इतना हास्यास्पद था कि जब मैंने सवाल अपने- सर अपने- कंप्लीट कर ले, नहीं, फिर सवाल दर्शकों मैं का जान सवाल रहा तो समझ हूँ, में आ सवाल जाए अपने- कि आपके परिवार और रिश्तेदारों पे आरोप लगा कि नहीं, 53 मेरे करोड़ का तो घोटाला। दुर्भाग्य यह है कि मेरे कोई साला उससे जुड़ा ही नहीं था। मेरा साला तो आज भी नाथनगर में कप दुकान खोल के बैठा हुआ है, और इसलिए ये सारी चीजें बेमानी है, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है कि राजनीति में अपने बाद किसी और को देख, अपने परिवार के लोग फिर बने, लीड करें, ये। और जो संसाधन है, जो राज्य का संसाधन है, जिससे कि हम राज्य का विकास करेंगे, वो विकास अपने परिवार के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये परिवारवाद है। नहीं, मैं इसलिए परि- ऐसा नहीं, इसलिए नहीं, कहा नहीं, मैं कि जानता हूं, प्रशांत आप- किशोर को, वो ठीक है आपका वो मामला। प्रशांत किशोर ने अभी, अशोक चौधरी आपके सहयोगी दल है जदयू, उन पे आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि एक जमीन है, एक जमीन को अपने पीए को बेचते हैं, फिर उससे 10 लाख सिर्फ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर 4 साल बाद जब वो होता है ठीक है, तो कहते हैं। अगर देखिए, तो मेरा- रिश्तेदारों मेरा को बहुत- फायदा पहुंचाना, मेरा ये बहुत कल्चर क्या स्पष्ट है। भ्रष्टाचार नहीं है? ये सरकार की जो नीतियां हैं वो परिवारवाद की नहीं है। अगर कोई इस प्रकार के अगर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई आपराधिक काम कर रहे हैं, तो सरकार उसको कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार तो ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। अगर लग रहा है कि किन्हीं भी व्यक्ति को, कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो उसकी जांच कराएं। वो इसी जैसा आप कह रहे हैं सर, कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है उस पर जांच हो, लेकिन दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि उनको रिजाइन करना चाहिए? नहीं, देखिए, आरोप तो लगाना बहुत आसान है। ये आरोप चुनाव के समय ही क्यों लग रहे हैं? ये आरोप अगर कोई चीज उन्होंने गलत किया तो उस समय से क्यों नहीं आरोप लग रहे हैं? ये चुनाव वर्ष है इसलिए आरोप लग रहे हैं। लेकिन आरोप देखिए बहुत हल्के आरोप नहीं है, हत्या तक के आरोप नहीं, वो आरोप का जवाब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो प्रवक्ता हैं वो समय पर दे रहे हैं। हम अभी मूल रूप से हमारा सीमांचल, हमारा बिहार जी कैसे आगे बढ़ेगा, हम और क्या कर सकते हैं, हम सीमांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को टीवी से, टीवी 9 से हम क्या संदेश दे सकते हैं जी। आने वाले दिनों में जो फिर हमारी सरकार बनेगी जी। तो हमारा क्या लक्ष्य होगा, हम सर, किन जनता के लक्ष्यों बीच की ओर तो ये जाना बढ़ेंगे। चाहिए ना, जो क्लैरिटी है इस सवाल पर। ये डिबेट का हिस्सा हो तो मुझे लगता है बिल्कुल कि नहीं सर, आपका ये डिबेट ज्यादा सार्थक बस होगा। एक सवाल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि देखिए दिलीप जायसवाल पर जो आरोप लगे वो गंभीर हैं, और आप एक वो सीमांचल के नेता हैं। वरिष्ठ नहीं, नेता, बता रहे हैं ना लेकिन कि आपको याद होगा आडवाणी जी ने माननीय- इस्तीफा दिया था, माननीय आडवाणी जी ने दिलीप इस्तीफा दिया था जायसवाल इस तरह के आरोपों पर, माननीय तो फिर दिलीप जायसवाल जायसवाल जी- से क्यों इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? दिलीप जायसवाल जी उसका उत्तर दे चुके हैं, और वो उस उत्तर के बाद फिर उसकी जो प्रक्रिया है, सारे लोग स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करें। जी। संविधान में सारे चीजों का उल्लेख है, कानून में सारे चीजों का प्रावधान है। ये कानून का क्या प्रावधान है इसके लिए मैं आपके साथ संवाद नहीं कर रहा। क्या हम बिहार और सीमांचल का संवाद कर रहे हैं। मोरल वैल्यूज के एस्पेक्ट में क्या आडवाणी जी के समय की जो बीजेपी थी और आज की जो बीजेपी है, क्या वो एक नैतिक बदलाव आया है क्या उस आधार पर? देखिए, इस तरह के डिबेट में इन चीज़ों पर बात करना हो तो राष्ट्रीय नेता हमारे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर सीमांचल पर हमसे बात करनी है, बिहार के विकास पर बात करनी है तो हम बात कर रहे हैं आपसे। सीमांचल में बीजेपी इतनी कमजोर क्यों है? अरे देखिए, कई चीज़ें हैं, डेमोग्राफी है, राष्ट्रवाद और उससे जुड़े हुए कई पहलू हैं, ये कई चीज़ें हैं जहाँ एक संघर्ष है, हमारे कुछ मूल्य हैं, इसीलिए हम उन SIR मूल्यों करवा रहे हैं आप पर लोग? नहीं, हम उन मूल्यों पर काम करते हैं। वो जो सारे मूल्य हैं उन पर हम सब काम करते हैं, धीरे धीरे इस क्षेत्र के भी लोग समझे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि हम चाह रहे हैं सीमांचल में विकास चाह रहे हैं, तो उसके जो पैमाने हैं उसके लिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, 40,000 करोड़ के विकास से जुड़े अलग अलग परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। कई जो नई ट्रेनें हैं, 4 नई ट्रेनों का परिचालन जोगबनी से लेकर पूर्णिया से किया गया, मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें
हम सब इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं। जी। और जब देखिए विकास, जहाँ विकास है वहीं एनडीए है, और जहाँ एनडीए है और विकास है सर, वहीं उनका सीमांचल आरोप के लोग है हैं। कि आप लोग एसआईआर इसीलिए करवा रहे हैं कि सीमांचल में आपको वोट कमाता है, वोट कटवा रहे हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठ का नाम दे रहे हैं। क्या वाकई में 1,00,000, 2,00,000, 1,50,000 कुछ तो आंकड़ा आया होगा बांग्लादेश से कितनी घुसपैठ आए हैं सीमांचल में? नहीं, देखिए विदेशी घुसपैठ तो लगातार हुआ है और हम सब प्रतिरोध भी कर रहे हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जो इस मंच से हम साझा नहीं कर सकते हैं। ये सरकार के स्तर से इन सारी चीज़ों को लोग देखा जा रहा है। लेकिन इतना आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि एसआईआर को लागू करना भारत के निर्वाचन आयोग का ये अधिकार है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपनी बात कह चुके हैं। जी। और ये एसआईआर का जो एक दौर है वो समाप्ति में हो चुका है। इसलिए अगर आप इस क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बैठे हैं, जी। ऐसे मुद्दे पर बैठिए जो आगे इस क्षेत्र को बिहार के विकास से जोड़ सके। एसआईआर की अवधि समाप्त हो गई, अब वो भारत निर्वाचन आयोग उस मामले को अब अंतिम रूप दे रहा मैं है। माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। एसआईआर के मुद्दे पर सीमांचल में जो घुसपैठ के आरोप लगते हैं, जो आपकी पार्टी लगाती है, इसके अलावा जैसे आपने तमाम मंत्री बीजेपी के उन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपने कहा ठीक है इस मंच पर उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, अगर उस पर चर्चा करनी है तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से करो। क्या तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के भीतर हाशिए पर चले गए हैं? क्या उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है? क्या अब उनको आजादी नहीं है कि खुलकर वो अपने हर मुद्दे पर बोल पाए? कि आप पूरे बहस को दूसरी ओर ले जाना चाह रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद कल भी कार्य करता था, आज भी कार्य करता है, आगे भी कार्य करता रहेगा। लेकिन जो कुछ चीजें हैं उसको, जिन पर आरोप लगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बातों को कह दिया है। और जब अपनी बातें कह दी है और कहीं उसका कोई किसी न्यायालय में कोई मामला है तो न्यायालय देखेगा उसको। ये मंच का काम नहीं है कि उन चीजों को देखना। अगर कोई अपराध से जुड़ा हुआ विषय है तो वो न्यायालय देखेगा जी। लेकिन यह मंच विकास की बात करता बिल्कुल, है, इस पर करेंगे जिसके सर। विकास की बात जी, हमने एक किया। और विपक्ष को लेकर एक सवाल मैंने पहले भी जिक्र किया, रोहिणी आचार्य का। तेजस्वी क्या कुछ इस तरह की एक राजनीति कर रहे हैं कि उनके खुद के परिवार वालों को वो बाहर करवाना चाहते हैं? पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी आचार्य जो हैं वो बगावती रुख में हैं, तो इस पर आपका टेक क्या है? नहीं, देखिए ये तो मैंने पहले भी कहा है कि ये सारी चीज़ें वो परिवार और परिवारवाद, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो एक उनका अपना कुनवा है उसके बीच का है। हमारा मुद्दा देश है, हमारा मुद्दा राज्य है, बिहार है, हमारा मुद्दा सीमांचल की प्रगति है, और उसके लिए हमारी सरकार और डबल इंजन की सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। जी। अब अगर एनडीए का देखा जाए और गठबंधन जो ये चुनौती है, एनडीए जो 5 पार्टियां हैं, इसके अलावा महागठबंधन का अगर जिक्र किया जाए तो महागठबंधन में उनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है। जेएमएम हो, पान पार्टी हो, तमाम वो लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चुनौती क्या बढ़ गई है? तो ये हालत है बिहार में कि वो तेजस्वी यादव जी ने अपने को स्वनाम धन्य के रूप में, अपने को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको मानने के लिए तैयार नहीं। और उस कुनबे में वैसे ही लोग हैं जो या तो जेल में हैं या बेल में हैं, इसलिए उस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। उसमें सब जमानत पर निकले हुए लोग आज इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, और बिहार के मतदाताओं को बेहतर ढंग से समझ है कि उसको राजनीतिक दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से किस दल के साथ, किस गठबंधन के साथ रहना है, ये बिहार के लोग समझ चुके हैं। बिहार एनडीए के साथ है, आने वाले चुनाव में भी बेहतर ढंग से साथ रहेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार के लोगों ने ठाना है कि बिहार को एक विकसित बिहार की ओर हम सब ले जाएं। एक मुझे बताइएगा, बिहार के लिहाज से एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि चुनाव में लोग देखते हैं कि भाई कौन चेहरा सामने है। एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर एक राष्ट्रीय स्तर पर या फिर प्रादेशिक स्तर पर बेहतर शासक किसे मानते हैं आप, या बेहतर? नहीं, देखिए हम सब बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
2005 से लगातार हम सब उनके नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए काम किया है। हमारी सरकार लगातार रही है। कुछ कालखंड को आप छोड़ दें तो आने वाले दिनों में जो चुनाव है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे मैं और अभी 2025 का सीटों का जो लक्ष्य है उसको छूने का हम सब प्रयास करें। आप सीमांचल की विकास की बात कर रहे थे, 4 बार विधायक, डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री, इतनी सारी जो पद रहे, इन पदों पर रहे आप। इस दौरान आपने देखा होगा कि बाढ़, अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिख रहा था। इतना नहीं, बाढ़, देखिए बाढ़ ये के तो लिए क्या आपको लगता प्रयास है कि माननीय सरकार- प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को आप सब कवर नहीं किया है। ये जो कोसी मैची जो परियोजना है ये सब उसी का अंग है। देखिए हम लोग बिहार का जो प्राकृतिक जो शेप है वो नेपाल के कारण है। सप्त जो नदी है उसके कारण बिहार बार बार बाढ़ को झेला है और ख़ास करके ये सीमांचल का क्षेत्र है। हम सब नेपाल के बिल्कुल नज़दीक हैं तो उसका शिकार हम सब होते हैं। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, आपको याद होगा कि नदियों को जोड़ने की बात की थी और अभी केंद्र की सरकार ने बिहार की सरकार के आग्रह पर कोसी मैची नदी का जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उस पर अपनी स्वीकृति भी दी है और उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ भी किया। स्पीड कम नहीं दिखता है आपको जो बाढ़ रोकने की जो है? क्योंकि अभी तक तो फिलहाल कुछ भी परिवर्तन नहीं नहीं लगता दिखा। है कि आप इस क्षेत्र में इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस क्षेत्र के जो प्राकृतिक जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको आप बेहतर ढंग से आप भी समझते होंगे। तो मैंने पहले ही कहा, मैं जिन मुद्दों का जवाब दे चुका हूँ उसको बहुत दोहराने की आपको जरूरत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो नेपाल के कारण जो बिहार में बाढ़ का और नदियों के का जो एक नदियों का जो एक तरह से कहा जाए तो एक त्रासदी है, तो उसको बिहार लंबे अरसे से झेल रहा है। लेकिन उसका निदान हमारी सरकार गंभीरता से मेरा एक सवाल सर है बीजेपी की मजबूती को लेकर। मेरे सहयोगी ने सवाल भी किया था लेकिन एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ। बीजेपी सीमांचल में जो स्थिति में है, ऐसे में क्या वजह यह है कि जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इस वजह से बीजेपी यहाँ कमज़ोर हो रही है? नहीं, देखिए कमजोरी की बात नहीं है। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा पर हैं। हमारे जो इस क्षेत्र के मुस्लिम भाई हैं उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह है कि हमारी सरकार ने सभी धर्म, सभी जातियों, सामाजिक वर्गों और सबों के लिए काम किया है। और इसलिए और जो विपक्ष जो कहीं न कहीं उन्हें भटकाने का जो प्रयास करते हैं उसके भटकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भारत माता के संतान हैं। हम सब मिलकर बिहार और देश का विकास कैसे करें, ये हमारा लक्ष्य है। और सबों का सहयोग से ही आज एक केंद्र में हमारी सरकार है। आप तो निश्चित तौर पर जान रहे हैं कि केंद्र में कोई सरकार बिना सबों के सहयोग से नहीं हो सकती है। तो सबकी कहीं न कहीं सहभागिता है और इस क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से और जो बेहतर हो सकता है हम सब निश्चित तौर पर करेंगे। आप देखेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो बेहतर परिणाम एनडीए के पक्ष में जाए। लेकिन सीमांचल में सर चुनौती किससे है? AIM या फिर महागठबंधन से चुनौती आप मानते हैं? अरे देखिए, हमारी चुनौती इस क्षेत्र के जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को का समाधान चाहिए। हमारा चुनौती उससे है। मतदाता हमारे साथ है। महागठबंधन और जो अन्य दलों की जो बात किए वो सब काफ़ी पीछे छूटेंगे। हमारा जिससे संघर्ष है जी, जो मुद्दे हैं जो इसके विकास में बाधक हैं, उन मुद्दों को हम समाधान की ओर ले जाने का प्रयास।